सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है? ग्लोबलाइजेशन के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बेटा, ग्लोबलाइजेशन के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। आपने नाम सुना होगा WTO, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है WTO। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या होता है? IBRD होता है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया, एंड लास्ट वन इज IMF। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है जिनने सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है। इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमोट किया है वो WTO ने किया है। WTO का पहला नाम था गेट। गेट का ये आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, गेट कब एस्टेब्लिश होता है सब लिख पाऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। गेट का मीन्स होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड ये होता कैसे है? आपको आगे तो जो ना सबसे ज्यादा मतलब जिसने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करा है, तो उसको प्रमोट किसने करा है? WTO ने। ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है WTO ने, प्रमोट किया है। तो ये क्या करता है? WTO प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर वो बेटा किसने करा है? इंपॉर्टेंट रोल WTO ने करा है। किसने करा है बेटा? WTO ने करा है। और इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने का मतलब क्या है? कुछ चेंजेस हुए हैं क्या क्या, कुछ मेजरमेंट लिए गए हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन से पहले और कुछ 3 मेजरमेंट बताए गए हैं यहाँ पे, इन तीनों को मैं डिस्कस करूंगा जो इससे रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। एक टैरिफ बैरियर, ये पूछा जाता है एग्जाम में, एक होता है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, एंड नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। फर्स्ट इज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, सेकंड इज बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड, ठीक है। एंड फोकस ऑन इंटरनेशनल कंपटीशन एंड एग्रीमेंट, फोकस ऑन इंटरनेशनल कंपटीशन एंड एग्रीमेंट, बेटा ये कुछ ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक लिखे हैं मैंने। क्या लिखा मैंने पहले? कहता है WTO सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, कैसे करता है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करे हैं इसमें, तो कुछ हमारी कंट्री के अंदर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते थे। बायलैटरल ट्रेड, पहले हमारी कंट्री कौन सा ट्रेड करती थी, अब कौन सा ट्रेड करने लगी, ये 2 ट्रेड होते हैं, एग्जाम में पूछ जाते हैं 1 मार्क्स के। और फोकस ऑन इंटरनेशनल कंपटीशन एंड एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट हमारे बीच में साइन हुए आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, जिससे हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन बढ़ गया। पहले इंडिया का कंपटीशन बहुत लिमिटेड था, बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडिया का कंपटीशन ऑल ओवर वर्ल्ड में इंक्रीज हो गया है। मतलब इंडिया का प्रोडक्ट पहले 2-3 कंट्री तक ही सेल हो पाता था, तो आज के में इंडिया का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड सेल हो रहा है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है बेटा? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करा इन तीनों के अंदर, वो किसने प्ले करा बेटा? WTO ने करा है, ठीक है। तो मैं एक तीनों चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, तीनों चीजें क्या होती हैं, टैरिफ नॉन टैरिफ, तीनों के बारे में बताता हूँ। इसको बेटा रद्द कर दूं मैं? यस सर। देखिए बेटा, अब क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ जो पहला टॉपिक है मेरे लिए, मेरे सामने जो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये होता है पहले टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। सबसे पहले बेटा मेजरमेंट है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं बेटा? पहले मैं आपको ये बताऊंगा। जैसे कुछ इंडिया की इंडस्ट्री है, मान लो ये इंडिया की बेटा इंडस्ट्री है, ठीक है। अब भाई इंडिया की इंडस्ट्रियों को क्या करा जा रहा है, ये इंडियन इंडस्ट्री लिख देता हूँ मैं, इंडस्ट्री है। और बेटा फॉरेन की इंडस्ट्री है, ये थोड़ी फॉरेन की इंडस्ट्री है ना। अब फॉरेन की जो इंडस्ट्री होगी ये थोड़ी अट्रैक्टिव भी होती है, और भाई इनका जो प्रोडक्ट होता है ना, आप कभी ना कंपैरिजन करना इंडिया के प्रोडक्ट और फॉरेन की कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उन्हें कंपेयर करना।
लगेंगे थोड़े देखने में। आप देख सकते हो पैकेजिंग वगैरह भी इनकी लाख गुना अच्छी होती है इंडिया की पैकेजिंग से। तो क्या था, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या थे? ये बेटा इंडिया की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते थे। किससे? फॉरेन इंडस्ट्री से। फॉरेन इंडस्ट्री से फॉरेन इंडस्ट्री से ये क्या करते थे? जो इंडिया की इंडस्ट्री थी फॉरेन इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट की जाती थी। क्या की जाती थी बेटा? प्रोटेक्ट की जाती थी। प्रोटेक्ट की जाती थी। जो इंडिया की इंडस्ट्री थी वो फॉरेन इंडस्ट्रियों से बेटा क्या की जाती थी? प्रोटेक्ट की जाती थी। कैसे प्रोटेक्ट किया जाता था? इसके लिए दो मेजरमेंट इन्होंने अडॉप्ट कर रखे थे। एक टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर, फर्स्ट टैरिफ बैरियर एंड सेकंड इज नॉन टैरिफ बैरियर। व्हाट इज टैरिफ बैरियर? टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के अंदर गुड्स कुछ 10 रुपीज का, ठीक है, और फॉरेन का कोई गुड्स है, मान लो चाइना का ही लगा लो आप, या चाइना ले लेता हूँ। चाइना का कोई गुड्स है, कितने रुपए इसका प्राइस रखते हैं? इसका प्राइस है 7 रुपीज। तो ये गुड्स बेटा इंडिया में आ रहा है, तो लोग कौन सा गुड्स परचेज करना पसंद करेंगे? 7 रुपीज वाला। बट गवर्नमेंट जब की जब इसके ऊपर टैरिफ लगा देगी। क्या लगा देगी? टैरिफ। टैरिफ तो याद है क्या सर? बैरियर ऑन इंपोर्ट, बैरियर on import where high import duty मतलब इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देंगे। इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर क्या लगा देंगे बेटा? मतलब ये ज्यादा जो भी आप गुड्स परचेज करोगे ना फॉरेन से, अगर 7 रुपए का आप गुड्स परचेज कर रहे हो इंडिया में, चाइना का गुड्स परचेज कर रहे हो, है ना, तो उसका रेट बढ़ा के बेटा कितना कर देंगे? उस पर टैक्स लगा देंगे 5 रुपीज का। तो 5 रुपीज का टैक्स लगा देंगे, तो ये इंडिया में आके कितने का हो जाएगा? 12 रुपीज का हो जाएगा। तो लोग अब चाइना का गुड्स खरीदेंगे, इंडिया का गुड्स खरीदेंगे। ऑब्वियसली इंडिया का गुड्स परचेज करेंगे, तो इट इज टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है जब आप हाई टैक्स लगा देते हो इस पे, फॉरेन गुड्स पे। फॉरेन गुड्स जैसे इंडिया में आएगा उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया हाई, तो उसका रेट क्या हो जाएगा बेटा? राइस हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी विल बाय ऑन अ डोमेस्टिक गुड। तो मैंने ये तो बोला बेटा, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है। किनसे? इन फॉरेन इंडस्ट्री होते हैं। फॉरेन इंडस्ट्री के अंदर माल जो प्रोडक्ट होता है वो चीप बनता है, उसको इंडिया के अंदर आने के लिए उस पर टैक्स लगा देते हैं ताकि उसका रेट हाई हो जाए, और हाई होने की वजह से अब इंडिया के गुड्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर बेटा कोटा फिक्स किया जाता है। क्या फिक्स किया जाता है? कोटा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भाई चाइना से गुड्स परचेज तो कर सकते हो, काफी लोग हैं बोल रहे भाई इंडिया के गुड्स हमें 10 रुपीज का सही नहीं लग रहा, हम तो भाई फॉरेन से गुड्स परचेज करेंगे वो 12 रुपीज वाला। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो भाई थोड़ा लग्जरी चीजें खरीदना पसंद करते हैं, दिखावे में जीते हैं। तो गवर्नमेंट ने करवा लेगी तुम्हारे ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर है। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कोटा लगा देगी। कोटा मतलब होता है कि आपको बोल देगी, वो बताया नहीं था मैंने पहले भी पढ़ाया है शायद टॉपिक। गवर्नमेंट कहती है कि आप लिमिट से ज्यादा परचेज नहीं कर सकते, आपके लिए लिमिट फिक्स कर देगी, आप 100 यूनिट से ज्यादा फॉरेन से परचेज नहीं कर सकते, तो उसे नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। तो इसमें बैरियर कैसे लगाया जाता है? बैरियर ऑन इंपोर्ट बाय क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कोटा। ये क्या लगा देते हैं बेटा? कोटा लगा देते हैं। लाइक कोटा लगा देते हैं ताकि बेटा फॉरेन से हम ज्यादा से ज्यादा कुछ परचेज ना कर सके। अब जब फॉरेन से हम ज्यादा कुछ परचेज नहीं कर सकेंगे तो बेटा कौन से कुछ परचेज करना होगा? इंडिया को कुछ परचेज करना होगा, तो इंडिया को कुछ सेल होगा। इस तरीके से हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते थे। किससे बेटा? फॉरेन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते थे। इससे बताओ बेटा क्या होता है? सर इसमें होता है कि जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो फॉरेन इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट करती थी बाय 2 वेज, टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर में होता था कि जो इंपोर्ट होता था सामान, उस पर हम हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते थे, हाई टैक्स लगाते थे, ताकि इसकी वजह से उसका रेट बढ़ जाए, इंडियन डोमेस्टिक गुड्स से ज्यादा ग्रेट हो जाए, और फिर जो इंडियन पीपल है वो इंडियन प्रोडक्ट ही बाय कर सके। और सर नॉन टैरिफ बैरियर था कि हम उसमें क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे ताकि ज्यादा अमाउंट में जो है इंपोर्ट ना हो पाए, और ज्यादा अमाउंट में इंपोर्ट नहीं होगा तो फिर सर इंडियन गुड्स ही सेल आउट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा इस तरीके से टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर आपका नहीं हो जाता है। कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। सर ये नॉन टैरिफ बैरियर में जो
गुड्स का अमाउंट है वो सर पहले से ही हाई होता है या फिर टैरिफ लगने के बाद होता है हाई? बट टैरिफ लगने के बाद, जैसे काफी लोग है ना कि टैरिफ लगने के बाद भी फॉरेन से परचेज करने में लगे हुए हैं। जैसे आज आप नॉर्मल एक जीन्स पहनते हो 1000 या 1500 की या 2000 की, लेकिन कुछ लोग हैं अपने आप को लग्जरी दिखाने के लिए वो लिवाइस की परचेज कर रहे हैं, जो फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो भाई क्या होता है फिर, तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है काफी अब तो बंद हो गई है। एक दौर चलती थी यहाँ पे, रफ एंड टफ से चलती थी, तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर देगी, कोटा फिक्स कर देगी। तो ये बैरियर कब लगाए जाते थे, ग्लोबलाइजेशन से पहले लगाए जाते थे। ये बैरियर थे ना, जो टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर ग्लोबलाइजेशन से पहले लगाती थी गवर्नमेंट, टैक्स वगैरह लगाना, है ना, और ये कोटा वगैरह, ये ग्लोबलाइजेशन से पहले होता था। बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन सबको रिमूव कर दिया गया। और अभी भी टैक्स लगता है, ऐसा नहीं कि अभी भी टैक्स नहीं लगते, टैक्स लगते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी तो आज भी लगती है, बट इम्पोर्ट ड्यूटी पहले 100% होती थी, आज यार ये बताओ, अभी मैंने बताया था, मैंने अब मेरे फ्रेंड सऊदी से आ रहा था, तो मैंने उससे बोला भाई आईफोन लेके आ जाइयो 10। तो आईफोन 10 कितने का था वहाँ पे, जब बताया था लॉन्च हुआ था, और 90,000 का था इंडिया के अंदर, और वहाँ पे मिल रहा था वो फोन 56,000 का। तो वो जब लेके आया, उसने फोन को निकाला नहीं था बॉक्स में से। अब जैसे उसे पकड़ लिया यहाँ पे एयरपोर्ट पे, उसने बॉक्स था उसके बाद रखा हुआ, उन्होंने कहा चलो भाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी इससे, उससे एंड टू एंड 40% लगे, एंड टू एंड 40% यहीं पे एयरपोर्ट पे, तो उसको पे करना पड़ा टैक्स एंड टू एंड, जो स्मगलिंग में आ जाता ना वो। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो आप पूछना चाह रहे थे क्वेश्चन, जो अगर कोटा लगने के बाद, टैरिफ लगने के बाद भी कुछ लोग परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोटा होता है। अगर मान लो कोई बंदा 12 रुपीज का भी परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए फिर कोटा, फिर उस पर नॉन टैरिफ बैरियर लग जाता है। आदित्य है ध्यान में? यस सर। अब बेटा इसके बाद होता है बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। ये तो आपको शायद ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता ही होगा। मल्टीलेटरल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है बेटा? ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड क्या होता है? बायलैटरल ट्रेड क्या होता है, और मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है? मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है, ये तो पता है किसी को, बोलना चाहेगा कोई बच्चा? बेटा अगर ट्रेड हो रहा है ओनली टू कंट्री के बीच, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जैसा चलता ही है भाई ट्रेड हमारे बीच में, अगर हमारे बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, हम दोनों के बीच में हो रहा है, ओनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ओनली टू कंट्री के बीच हो रहा है, तो इट इज ए बायलैटरल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। बहुत सिंपल सा है, ट्रेड बिटवीन, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, टू कंट्रीज इज कॉल्ड बायलैटरल ट्रेड, इसको बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं। और मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है अमंग मैनी कंट्रीज, अमंग मैनी कंट्रीज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के बीच में बेटा ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो इट इज ए मल्टीलेटरल ट्रेड। तो ये आपका क्या होता है, मल्टीलेटरल ट्रेड होता है। इसके अंदर जैसे एक कंट्री है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बहुत सारी कंट्री के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है इस तरीके से, ठीक है। कोई भी कंट्री किसी भी के साथ ट्रेड कर सकती है, तो इंडिया है, जैसे यहाँ बीच में मैं इंडिया को रख देता हूँ, तो इंडिया बेटा सबके साथ क्या करती है, ट्रेड कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टीलेटरल ट्रेड हो जाएगा। क्लियर हो गया नमन? वैष्णवी? हाँ भाई हो गया क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। सिमरन सिंह बेटा आपको आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा समझ आया यहाँ तक आपको? हाँ सर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया।
सचिन क्या शो कर रहा था अभी? सचिन क्या शो कर रहा था? हेलो, आया नहीं था। सर कि आपने अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं की। मीटिंग स्टार्ट नहीं करी। यस सर, ये शो कर रहा था कि मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। फोन भी बंद होने वाला है मेरा, 1% बैटरी बचती है, बीच में क्लास डिस्टर्ब जरूर होगी। भाई थोड़ी देर रुक जाए, 1 घंटे तक मैं ना चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ये बहुत कुछ है। देखिए बेटा, क्या है अब जो आपने चलता है, एक टॉपिक है पॉलिसी स्ट्रेटेजी, पॉलिसी स्ट्रेटेजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सर हाँ जी सर, आपने थर्ड पार्ट तो पढ़ाया ही नहीं, फोकस ऑन इंटरनेशनल कंपटीशन। बेटा, हेलो, मैं बोला था फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। बेटा वॉइस आ रही है अब आपको? यस सर। यस सर। तुरंत भोसड़ी वाले टप को थी। देखिए बेटा, ये लास्ट वाला ही पॉइंट है जो आप बोल रहे थे ना, लास्ट वाला पॉइंट ये अब है, इसका अपना अल्टरनेटिव नेम ही लिख रहा था। जो फोकस ऑन इंटरनेशनल कंपटीशन है ना, फोकस ऑन इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन पे किस तरीके से फोकस किया गया थ्रू ग्लोबलाइजेशन। किसके थ्रू किया गया बेटा? थ्रू ग्लोबलाइजेशन, आज ब्लड क्यों होना चाहिए? थ्रू ग्लोबलाइजेशन। देखिए
पॉलिसी स्ट्रेटेजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस पॉलिसी ने इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट किया ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, है ना, या फोकस ऑन इंटरनेशनल कंपटीशन, किसके थ्रू, इंटरनेशनल इंडिया का कंपटीशन बढ़ गया। तो इसके लिए इंडिया ने कुछ चीजों को अडॉप्ट करा था थ्रू ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेटा, इंक्रीज इन इक्विटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपको ये तो पता ही होगा सब बच्चों को कि हमारी कंट्री के अंदर जो सबसे पावरफुल शेयर्स होते हैं, कौन से शेयर्स होते हैं बेटा, वो इक्विटी होते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनका ज्यादा राइट होता है कंपनी में। वो बात अलग है, इनको लास्ट में डिविडेंड मिलता है, बट इन पे ज्यादा पावर होती है। तो पहले क्या था, हमारी कंट्री के अंदर ना फॉरेन से यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता था तो उसकी लिमिट होती थी। यदि मान लो फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, मान लो यूएस से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, तो उसके लिए लिमिट होती थी। लिमिट फिक्स होती थी 10%, 20% ऐसे फिक्स होती थी, ज्यादा नहीं होती थी। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसी कंट्री के अंदर आप कब जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, ये बताओ। आपके ही ह्यूमन नेचर है, इंसान कभी किसी कंट्री के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसके हाथ में ज्यादा पावर दी जाए। तो गवर्नमेंट ने एक फैमा एक्ट बनाया था। कौन सा एक्ट बनाया था? फैमा एक्ट। ये काफी बच्चों को पता नहीं है, एक फैमा एक्ट बना था। बच्चे बोलते थे फैमा की फुल फॉर्म क्या होगी, इसका होती था फॉरेन क्या तक मुझे भी याद है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये कब बनाया गया था बेटा? ये बनाया गया था 1999 में। 1999 में। लेकिन इसको अप्लाई जब किया गया था, इसको अप्लाई कब किया गया था? फैमा एक्ट को 1 जून 2000 में अप्लाई किया गया था। इसको 1 जून 2000 को अप्लाई किया गया था। और इसके अंदर कितने सेक्शन थे? फैमा एक्ट के अंदर जो इसके अंदर सेक्शन थे 49 सेक्शन थे। कितने सेक्शन थे? 49 सेक्शन थे। डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, बस ये पूछ सकता है फैमा एक्ट कब बनाया गया था। तो ये अप्लाई कब किया गया था, ये याद करना। 1 जून 2000 को अप्लाई किया गया था। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या था, जो इक्विटी लिमिट थी ना, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते थे, इंडियन कंपनी है, इंडियन इंडस्ट्री है कोई, तो उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर होते थे। फॉरेन जो इन्वेस्टर होते थे, ये लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनको अथॉरिटी दे दी गई कि आप 50 प्लस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब 50% में भी प्लस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहले ये चीज अलाउ नहीं थी। पहले इनको अलाउ था कि आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे 10%, 20% मैक्सिमम। लेकिन आफ्टर फैमा एक्ट के बाद इनको अलाउ कर दिया गया कि आप इंडिया के अंदर आके 50% से भी अबव आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 51%, 52% या 60%, 70% तक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ये फैमा एक्ट के अंदर किया गया। तो वो कहता है कौन सी पॉलिसी थी जिसने ग्लोबलाइजेशन को इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्रमोट करा कि भाई फॉरेन लोग कब इंडिया के अंदर आना चाहेंगे। जो एफडीआई हो गया या एफआईआई हो गया, ये कब बढ़ा इंडिया के अंदर? ये फैमा एक्ट के बाद बहुत तेजी से बढ़ा। उससे पहले भी इंक्रीज हुआ था, बट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था। लेकिन जैसे फैमा एक्ट बना था, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जैसे बना था, तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ा था। ठीक है। दूसरा, इंडिया ने क्या कहा, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अभी लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? जैसे किसी कंट्री के साथ अगर इंडिया का ट्रेड बहुत लॉन्ग टर्म लंबे समय से चल रहा है, जैसे इंडिया का ट्रेड इजराइल हो गया, इसके साथ बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है, चाइना हो गया, इंडिया का जो ट्रेड है इसका बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई करी, जिस पॉलिसी का नाम दिया लिबरल पॉलिसी। अब लिबरल पॉलिसी क्या होती है? इस पॉलिसी के अंदर फॉरेन ट्रेड के जो रिस्ट्रिक्शन थे, गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई इंडिया किसी कंट्री के साथ मोर देन 20 ईयर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मोर देन 20 ईयर यदि इंडिया ने किसी कंट्री के साथ, मान लो चाइना के साथ ट्रेड करा है, तो इसके अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शन होते थे उन सब रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये किसके लिए करा? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ट्रेड, जिससे हमारा इंडिया का ट्रेड ज्यादा कंट्रियों के साथ बढ़ सके। तो गवर्नमेंट ने जिनके साथ हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहा था, इजराइल हो गया, रूस हो गया, इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहा है, तो वहां पे इंडिया ने लिबरल पॉलिसी लगाई कि उन कंट्रियों के साथ गवर्नमेंट ने क्या करा, जो भी फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होती थी, उन सबको रिमूव कर दिया।
रिस्ट्रिक्शन होती थी उन सबको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया, उन सबको हटा दिया गवर्नमेंट ने। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी के अंदर हुआ था ये। तो जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी क्या थी, जिसके अंदर लिबरल पॉलिसी गवर्नमेंट ने अप्लाई करी, लिबरल पॉलिसी के अंदर अगर इंडिया किसी कंट्री के साथ बहुत लंबे समय से ट्रेड कर रही है तो उसके ऊपर जैसे टैक्स हो गया, कोटा हो गया, लाइसेंस हो गया, इन सबको हटा दिया गवर्नमेंट ने इसके अंदर, कि आप उसके साथ फ्री किसी भी बिना किसी टेंशन के आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज रिडक्शन इन टैरिफ। गवर्नमेंट ने टैरिफ को रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन इन टैरिफ, जो टैरिफ की रेट बहुत हाई होती थी, जिससे कि भाई फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री के अंदर कुछ चीज सेल करती थी, बहुत उसकी रेट हाई हो जाती थी, पता है तभी टैरिफ बैरियर। तो गवर्नमेंट ने इंकरेज कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, ताकि फॉरेन कंट्री इंडिया के अंदर ज्यादा आए, तो इंकरेज कंपटीशन by withdraw barriers on trade। गवर्नमेंट ने जो अभी टैरिफ बैरियर्स लगा रखे थे कि भाई कोई भी फॉरेन की कंट्री इंडिया के अंदर आएगी तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, तो गवर्नमेंट ने टैक्स को क्या कर दिया, उनको 1 रुपए कर दिया, मान लो एग्जांपल के तौर पे, कि भाई इंडिया के अंदर आएगी कंपटीशन तो करके देखो, तो ताकि इंडिया की कंपनियां भी ज्यादा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। देखो कोई इंसान, अगर आप सबको मैं बोल दूं कि सब बच्चे पास हो जाओगे 90% से, कोई पढ़ेगा कल से? कोई भी नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आपको मैं बोलूंगा हाँ भाई आपका टेस्ट होगा, जैसे मैं हर साल इकोनॉमिक चैलेंज करवाता हूँ, तो उसमें मैं बहुत अच्छा प्राइज रखता हूँ या कुछ भी रखता हूँ, तो उसमें हर एक बच्चा बहुत मेहनत करता है। बच्चे 1 महीने पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं उसके लिए, जीतना होता है ना, क्योंकि एक अलग इमेज बन जाती है उसमें जीतने के बाद। और आज तक रिकॉर्ड है, देखो जो भी बच्चा उस कंपटीशन में जीता है उसकी हमेशा 95 तक अभी गए उसकी बात, ठीक है। तो उस वाले कंपटीशन के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और वो मेहनत आपको दिखती है किसमें, वो बोर्ड में दिखती है। ये मैं लास्ट मतलब मैं 2014 से स्टार्ट करा था मैंने, और तो जब से आज तक जब भी जो कंपटीशन में जीता है उसके या तो 100 आए या 95 प्लस नहीं गए उसके बाद, जो भी उसके विनर बने और जो उसके रनर अप रहते हैं सबके 90 प्लस में आते हैं। तो ये कंपटीशन से क्या होता है बेटा, कंपटीशन से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो गवर्नमेंट ने इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ को क्या कर दिया, कम कर दिया, ताकि फॉरेन कंपनियां इंडिया में ज्यादा आए और इंडिया की कंपनी के साथ कम्पिट कर सके। और 4 पॉइंट जैसे एक पॉइंट और विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट ने बेटा क्या करा, क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसको भी रिमूव कर दिया। कोटा नहीं होता था, कोटा कि आप एक लिमिट से ज्यादा परचेस नहीं कर सकते फॉरेन से, तो उसको भी गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, रिमूव कर दिया। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन on all import items withdraw उसको बेटा क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से बेटा कुछ पॉइंट करे थे जिसके थ्रू बेटा हमारा क्या हो जाए कि हमारी कंट्री के अंदर ग्लोबलाइजेशन बढ़े, और ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ा। देखा पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी, प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में प्रमोट करने के लिए। तो ये पॉलिसी कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने 4, जिससे बेटा ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हुआ। और कंपटीशन क्या हुआ, इंडिया के अंदर बढ़ा। इसका कंपटीशन फॉरेन कंपनियां इंडिया के अंदर आई और इंडिया के अंदर कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल से बढ़ा। तो बेटा ये शायद आई क्लियर हुआ होगा बच्चों को। बेटा ये एक्सप्लेन करो, कौन बच्चा बताएगा थोड़ा सा मुझे। कशिश आप करो बेटा, कंडेलवाल बच्ची बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। यस सर इन्वेस्टमेंट इसको मतलब इक्विटी लिमिट को इंक्रीज करने के लिए एक्ट को पास किया गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उससे क्या हुआ था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो 50% से भी ज्यादा हो गई थी इंडिया में। यही था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड था लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। उसमें था कि अगर हम किसी भी कंट्री के साथ कुछ पीरियड से ज्यादा देर तक मतलब ट्रेड करते हैं तो सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देंगे, और इस पॉलिसी का नाम था लिबरल पॉलिसी। थर्ड था रिस्ट्रिक्शन इन टैरिफ। इसमें था कि जो भी मतलब टैक्सेस लगते थे उसे बहुत कम कर दिया ताकि कंपटीशन भी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज एनकरेज हो। फोर्थ था विड्रॉल ऑफ
क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन इसमें था कि सर जो भी मतलब कोटास था ना उसको हटा दिया गया था कि फिक्स नहीं होगा कुछ भी क्वांटिटी, आप कितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो देखो बेटा, इस तरीके से आपका ना ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो फिनिश हो गया है ना, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के अंदर अभी क्या है, देखो ग्लोबलाइजेशन के अंदर आप आउटसोर्सिंग पढ़ोगे, उसके बाद WTO पढ़ोगे, ठीक है, मतलब आउटसोर्सिंग पढ़ोगे, WTO पढ़ोगे, तो ऑलमोस्ट आपका ये परसों ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या कहते हैं इसके वो रह जाएंगे, क्या कहते हैं 40 मिनट के एलपीजी के क्या 40 मिनट पढ़े थे, इकोनॉमिक्स के क्या नेगेटिव इफेक्ट पढ़े थे, तो वो मैं भी मैं देखता हूँ, अगर संडे को टाइम मिलेगा तो संडे को मैं करा दूंगा वो वाला भी टॉपिक, क्योंकि मुझे संडे तक आपका ये खत्म करना है चैप्टर, ठीक है। तो अब ये आपका खत्म हो जाएगा, देन उनके अब देखो जो इवनिंग वाला बैच है उनका बीपीओ भी हो चुका है, उनका वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोओटी भी खत्म होने वाला है उनका, है ना। तो अब आपका फिर इसके बाद उसी की तरीके से चलेंगे हम, जैसे जैसे, क्योंकि यार देखो आपका थोड़ा सा पीछे है उनका आपसे पहले बैच है, लेकिन फिर भी आप उनके बराबर तक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हो। तो बस अपना ध्यान रखो, क्लास को प्रॉपर अटेंड करो, टाइमिंग से ज्वाइन करे करो, ठीक है। और यहाँ तक के नोट्स ना मैं भेजूंगा ग्रुप में, मुझे रिमाइंड करा देना, अभी क्लास है मेरी इसके बाद भी, तो मुझे आप रिमाइंड करा देना 6 o'clock की तरह आप नोट्स भेज देना, तो मैं जब भी अभी भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलिए बेटा, बाय, टेक केयर।